राजस्थान, जैसलमेर में रघुवंशी पैलेस में एक बड़ा सा पैलेस जिसके चारों तरफ काले कपड़े पहने गार्ड्स पहरा दे रहे थे। सभी के हाथ में हथियार थे। पूरे पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। वही पैलेस के अंदर शादी की तैयारियां चल रही थी। चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी। वही बीच हॉल में फूलों और लाइट से मंडप को सजाया गया था जो बहुत सुंदर दिख रहा था। वहां का हर एक सामान बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। वही के एक कमरे में एक लड़की सुंदर सा शादी का लाल रंग का जोड़ा पहने बैठी थी। लाल रंग के जोड़े में वो बला सी खूबसूरत लग रही थी, जैसे अभी आसमान से नीचे उतरी हो। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। वो थोड़ा उदास दिख रही थी। तभी उनके पास एक लड़की आई। उसने पीछे से दुल्हन के जोड़े में बैठी लड़की की आंखों को बंद कर दिया कर मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोली, बताओ हम कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की आवाज सुनते ही दुल्हन के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखों से उस लड़की के हाथ को हटाया और चहकते हुए बोली, आ वानी। इतना कहकर वो पलटी और अपनी बचपन की सहेली वानी के गले लग गई। ये है हमारी कहानी की मुख्य नायिका वानी शर्मा। दूध से गोरी त्वचा, सुंदर नैन नक्श, सुर्ख गुलाबी होठ, काजल से सनी भूरी आंखें जिनमें डूब जाने का मन करे। इतनी सुंदर थी हमारी वानी। उसके नाम के जैसे ही उसकी आवाज थी जो सबका दिल जीत लेती थी। उसे देखकर कोई भी कह दे कि ये बहुत सीधी सादी है, लेकिन थी वो उसके उल्टा। 22 साल की हमारी वानी इतनी शरारती थी कि अकेले ही उसने पूरे जैसलमेर की नाक में दम कर रखा था। जैसलमेर का बच्चा बच्चा उसे जानता था। वो दिल की जितनी साफ थी उतनी ही शैतान भी, सबके दिलों पर राज करने वाली। और जो दुल्हन के जोड़े में है वो है हमारी वानी की सबसे पक्की वाली बचपन की दोस्त साक्षी राजवंशी। दोनों ही बचपन से साथ में रही है और अपनी पढ़ाई भी साथ में की है। सीधी भाषा में कहे तो दोनों लंगोटिया यार थी। साक्षी वानी के कान पकड़कर खींचते हुए गुस्से में बोली, आज मेरी शादी है और मैडम को अब टाइम मिल रहा है। वानी दर्द का बहाना करते हुए बोली, आह चुड़ैल कहीं की, छोड़ मेरे कान वरना मेरे जीजाजी क्या कहेंगे कि उनकी सबसे प्यारी साली कानी है। वानी की बात सुनकर वहां बैठी सारी लड़कियां हंसने लगी। वही वानी ने जैसे तैसे करके अपने कान को छुड़वा लिया था। उसके बाद वानी साक्षी को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखते हुए बोली, ओहो क्या बात है, लगता है आज मैडम ने फुल प्लान बना लिया है कि हमारे जीजू को हार्ट अटैक दिलाकर की मानेगी। कहते हुए वानी साक्षी को छेड़ने लगी। साक्षी जो शर्मा रही थी वो बोली, तू ना बात को घुमाना बंद कर, मैं सच में तुझे बहुत नाराज हूँ। देखना जब तेरी शादी होगी ना तब मैं भी ऐसा ही करूँगी, तब पता चलेगा तुझे। इतना कहकर साक्षी ने अपना मुंह बना लिया। वानी जिसे साक्षी की बातें सुनकर हंसी आ रही थी वो बोली, अच्छा बाबा तुझे जो करना हो करना, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे बच्चों की मैं इकलौती मासी हूँ, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना। साक्षी अपना मुंह खोले वानी को देख रही थी। वो बोला, हो तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? वानी अपने दांत दिखाकर बोला, नहीं, खुला धमकी दे रही हूँ। वानी की बात सुनते ही साक्षी उसके पीछे उसे मारने के लिए भागने लगी। साक्षी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिस पर वानी बोली, रुक जा मेरी माँ, बाद में मुझे जितना मार है मार लियो, लेकिन अभी इतना भारी लहंगा पहनकर मुझसे रेस मत लगा। वानी एक जगह रुककर आगे बोली, वरना अगर तू गिर गई और तेरी हड्डी बड़ी टूट गई तो बाद में मुझे दोष मत दियो। वानी अभी बोल ही रही थी कि तभी पीछे से एक 45 वर्षीय महिला आकर उसके कान पकड़कर वानी को डांट लगाते हुए बोली, आप क्यों बेचारी साक्षी को परेशान कर रही है, और आपको अभी टाइम मिला है यहाँ आने के लिए। ये साक्षी की माँ थी, वर्षा राजवंशी। वानी रोनी शक्ल बनाकर बोली, माँ हमारा कान टूट जाएगा। वानी वर्षा जी को हमेशा माँ बुलाती है। जिस पर वर्षा जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बच्चू, आपकी सारी नौटंकी हम जानते हैं, इसलिए हमसे चालाकी नहीं। वर्षा जी ने वानी के कान छोड़ दिए और उसे गले लगाते हुए बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तू बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल परी की तरह। जिसे देखकर साक्षी मुंह बनाते हुए बोली, क्या माँ आज भी, कम से कम आज तो आओ हमारी तारीफ कर दे। वर्षा जी ने जब साक्षी का बना हुआ मुंह देखा तो उसे इशारे से अपने पास बुलाते हुए बोली, चलो अब मुंह बनाने की जरूरत नहीं, आइए आप भी। उनके इतना कहते ही साक्षी अपनी माँ के पास चली गई और उनके गले लग गई। तीनों की आंखों में आंसू थे। तभी वानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अरे ये क्या, इतने खुशी के मौके में आप रो रही है? वानी आगे साक्षी को देखते हुए बोली, आपको तो खुश होना चाहिए, ये चुहिया जो यहाँ से जा रही है, अब से आपके साथ सिर्फ हम रहेंगे।
साक्षी चिढ़ते हुए बोली, हो ले बेटा खुश, लेकिन देखना मैं चली जाऊंगी न तो सबसे ज्यादा मुझे तू ही मिस करेगी। वानी बोली, हाँ हाँ, तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो मैं अभी नाचने के लिए एक्साइटेड हूँ। इतना कहकर वो बच्चों की तरह उछलने लगी। तभी एक लड़की भागते हुए अंदर आई और वर्षा जी से बोली, आंटी बारात आ गई है, नीचे उनके स्वागत के लिए सब आपका वेट कर रहे हैं। वर्षा जी हड़बड़ाते हुए बोली, क्या बारात आ गई, और अभी कितनी सारी तैयारियां बाकी है। वर्षा जी को पैनिक होते देख वानी बोली, काकी आप माँ आप फिक्र मत करिए, आप जाकर बारातियों का स्वागत करिए, बाकी का काम हम देख लेंगे। वानी की बात सुनकर वर्षा जी ने उसके सर पर प्यार से प्यार फेरा और कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद वानी ने साक्षी को आंख मारते हुए कहा, ले आ गए तेरे चाहने वाले। जिसे देखकर साक्षी शर्मा गई, उसके गाल लाल हो चुके थे। जिसे देख वानी मुस्कुराते हुए बचा हुआ काम देखने चली गई। दूसरी तरफ पहले इसके बड़े से गेट के बाहर बारात खड़ी थी। चारों तरफ बैंड बाजा की आवाज गूंज रही थी और बहुत से बाराती डांस करने में लगे थे। आसमान में पटाखों की रोशनी फैली थी जिससे चारों तरफ उजाला था। वहीं हमारे प्यारे और क्यूट से दूल्हे राजा अपने रथ पर सवार थे। गोल्डन कलर को शेरवानी जिसमें सोने का वर्क हुआ था, उसके साथ मेहरून रंग की पगड़ी में दूल्हा बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके हाथ में तलवार थी को उसे राजशाही लुक दे रहा था। उसके चेहरे में इस समय बहुत प्यारी मुस्कान थी, जैसे उसका बरसों पुराना सपना आज पूरा होने वाला हो। रथ जाकर दरवाजे से थोड़ी दूर रुका और उससे दूल्हा नीचे उतरा। वहां सभी लोग इस समय दूल्हे को ही देख रहे थे, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। आखिर इतना हैंडसम दूल्हा किस्मत वाली को ही मिलता है, ये वहां खड़े लोगों की सोच थी। जैसे ही अमन रथ से नीचे उतरा, उसके पास एक 49 साल के आदमी आए। वो अमन के कान में बोले, अमन क्या तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये है विहान रघुवंशी, अमन के पिता। अपने पापा की बात सुनते जी अमन परेशान हो गया। वो बोला, नहीं पापा, लेकिन क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों है? उद्धरण चिन्ह। जिस पर विहान जी गुस्से में बोले, उस लड़के को आज के दिन भी बस अपना काम ही दिखता है। अरे एक दिन वो ऑफिस नहीं जाएगा तो थोड़ी ना दुनिया पलट जाएगी। विहान जी को गुस्सा करते देख अमन उन्हें समझाते हुए बोला, पापा इट्स ओके, जरूर बड़े भाई को कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए आप रिलैक्स करें, मैं पता करता हूँ। विहान जी गुस्से में दिख रहे थे। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोले, एक पहले से ही एक प्रॉब्लम सर पर है कि बड़े भाई शादी कर नहीं रहा और छोटे से बिना शादी के रहा नहीं जा रहा। अब पता नहीं मीडिया कौन सी खिचड़ी पकाने वाली है हमारी फैमिली को लेकर। अमन उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो अपने मन में बोला, यार अगर भाई को शादी नहीं करनी तो इसमें मेरा क्या कसूर, जो सब बीच में मुझे ले आते हैं और भाई के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं रहती। कहते हुए अमन किसी को कॉल करने लगा। थोड़ी देर तक रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से एक आदमी की रौबदार लेकिन गुस्से भरी आवाज आई, कहो क्या काम है? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले अमन कुछ बोल पाता, किसी ने उससे फोन छीन लिया और अपनी मर्दाना आवाज में बोला, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास, तब तक तो मुझे यहाँ चाहिए, समझे? कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन दादू आपको पता है कि मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं। इससे आगे वो कुछ कह पाता। दादू ने गुस्से में कहा, हमें अपनी बात दोबारा बोलने की आदत नहीं, हम आपका वेट करेंगे। इतना कहकर दादू ने कॉल काट दिया। अमन अपना मुंह खोले अपने सामने खड़े 68 साल के बुजुर्ग आदमी को देख रहा था, जिन्होंने से कुर्ता पहना था। उनके सर पर राजस्थानी पगड़ी थी, हाथ में छड़ी पकड़े थे, लेकिन उनके चेहरे का तेज बता रहा था कि उनके अंदर कितनी पावर है। अमन अपने दादू की तारीफ करते हुए बोला, वाह दादू। इससे आगे अमन कुछ बोल पाता। अमन को डांटते हुए दादू बोले, तुम गधे कहीं के, आज तुम्हारी शादी है, कम से कम आज तो बड़ों जैसा बर्ताव करो। दादू की बात सुनकर अमन का मुंह बन गया। वो बोला, दादू आप बड़े भाई का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। दादू अमन को घूरते हुए बोले, तेरा बड़ा भाई, पता नहीं उसे क्या है, शादी की बात करो तो ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। दादू आगे बोले, अब तो भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता। तभी उनकी बात को बीच में काटते हुए अमन बोला, दादू आपकी बातें मैं 100 बार से भी ज्यादा बार सुन चुका हूँ, इसलिए इस बार आप कुछ नया बोले। दादू घूरकर अमन को देखने लगे, जिससे अमन डर गया और चुपचाप जाकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। वहीं दादू उसे देखते हुए गहरी सांस लेकर वहां से चले गए। ये थे भूपेंद्र रघुवंशी, अमन के दादाजी। दिखते खड़ूस है,
लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, जिससे पूरी रघुवंशी फैमिली डरती है। वही दरवाजे पर वर्षा जी और उनके साथ कुछ लड़कियां खड़ी थी। वर्षा जी ने अमन की आरती उतारी और उसे कुछ गिफ्ट देते हुए बोली, बेटा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी उनके पीछे खड़ी लड़कियां बोली, जीजू आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बचकर रहिएगा, कहीं आपको कोई लड़की किडनैप कर लेकर न भाग जाए। इतना कहकर वहां खड़ी सारी लड़कियां ठहाके मारकर हंसने लगी और हमारा अमन वो बस मुस्कुराकर सबको देख रहा था। वर्षा जी लड़कियों को डांटते हुए बोली, मजाक करना बंद करो और सबको रास्ता दो। इतना कहकर वो अंदर चली गई और उनके पीछे सारे बाराती भी अंदर आ गए। जैसलमेर रघुवंशी पैलेस में बारात पैलेस पहुंच चुकी थी। वानी सारे खाने का काम देख रही थी कि कहीं कुछ कम न जाए। वानी को यहाँ इतना घुला मिला देख 4 जोड़ी आंखें जल भूनकर राख हो रही थी। एक 45 वर्षीय औरत वानी को देखते हुए बोली, देखो तो जरा महारानी को, हमारे कहने पर तो इतना भाग भाग कर काम नहीं करती, तब तो इनके कहीं पैरों में तो कहीं सर में दर्द रहता है, लेकिन यहाँ सबके सामने फुदकते हुए उनका सब ठीक है। तभी उसके साथ खड़ी 21 वर्षीय लड़की चिढ़ते हुए बोली, माँ आपको नहीं ये ना उसके लड़कों को फंसाने के नए पैतरे हैं, चुड़ैल कहीं की हमेशा अपनी सुंदरता का जाल बिछाकर सबको फंसा लेती है। जिस पर दूसरी औरत ने कहा, बेटा तुम बस देखती जाओ, घर चलकर इसका मैं क्या हाल करती हूँ, इसकी पूरी गर्मी ना मिटा दी तो मेरा नाम भी रेखा शर्मा नहीं। ये है रेखा शर्मा, उम्र 45 साल, ये वानी की सौतेली माँ है, जो हमेशा ही वानी से नफरत करती है और उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। जब वानी पैदा हुई थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद वानी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी लड़की है तनु शर्मा, ये वानी की सौतेली बहन है, जो वानी की खूबसूरती से बहुत जलती है। तनु हमेशा ही वानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर वानी की जिंदगी नर्क बना दी है, लेकिन उसके बावजूद वानी अपने लिए खुशियाँ ढूंढ ही लेती है। दोनों अभी बात कर ही रही थी कि तभी उन्हें अपने पीछे किसी की जानी पहचानी आवाज आई, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करने का क्या लोगी? उद्धरण चिन्ह। आवाज को सुनकर दोनों डर गई और अपने पीछे खड़े इंसान को देखने लगी, जो गुस्से भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। ये है मनोहर शर्मा जी, वानी के पिता, उम्र 46 साल। ये राजवंशी कॉर्पोरेशन में मैनेजर की पोस्ट पर है। मनोहर जी वानी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी बीवी और तनु के कारण कभी उसे अपना प्यार नहीं से पाए। मनोहर जी को गुस्से में देखकर तनु बहाना बनाते हुए बोली, पापा आप यहाँ। मनोहर जी बोले, तुम दोनों क्या बातें कर रही थी मेरी बेटी के खिलाफ? जिस पर रेखा जी एसेटिंग करते हुए बोले, कैसी बात कर रहे हैं आप, वानी हमारी भी तो बेटी है ना। मनोहर जी गुस्से में बोले, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, तुम दोनों के इरादे में अच्छे से जानता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी नर्क बना के रख दी तुम दोनों ने। मनोहर जी अपनी उंगली दिखाते हुए आगे बोले, खबरदार अगर अब उसके बारे में कुछ करने की अच्छी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहां से चले गए और दोनों माँ बेटी अपना सा मुंह लिए दूर खड़ी वानी को देखती रह गई। दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले के आलीशान कमरे के किंग साइज नेट पर एक आदमी उल्टा लेटा हुआ था। उस कमरे का इंटीरियर ब्लैक एंड व्हाइट था। कमरे में रखा हर एक सामान बहुत सुंदर व महंगा था, लेकिन उस कमरे की रूह कहीं खोसी गई थी। वो कमरा अकेले इंसान को काटने को दौड़ता था, लेकिन इस समय उस कमरे में लेटे इंसान के लिए वो जन्नत से कम नहीं था। वो आदमी आराम से अपने बेड पर लेटा ही था कि तभी उसका फोन बजा। उस आदमी ने बिना स्क्रीन को देखे कॉल उठा लिया और अपनी आलस भरी आवाज में बोला, कहो। नींद में होने के बावजूद भी उसकी आवाज में एक भारीपन था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। उसके बोलने के बाद दूसरी तरफ से किसी की डरी हुई आवाज आई। दादू को दोबारा कॉल आया था। उन्होंने कहा, अगर तुम शादी से पहले वहां नहीं पहुंचे तो वो तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। इतना सुनते ही इस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। वो बेड पर बैठ गया और थोड़े गुस्से में बोला, दादू को मेरी कमजोरी अच्छे से पता है, ले बार बार उसकी धमकी देकर मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन ये आखिरी बार होगा। खुद से बातें करते हुए वो बेड से उठा और बोला, मेरे कपड़े। उसने इतना बोला ही था कि उसके कमरे का डोर नॉक नॉक हुआ। उसने अपने मोबाइल से एक बटन प्रेस की और दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने देखा उसके सामने एक आदमी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में कुछ कपड़े लेकर खड़ा था, जिसे देखते जी बोला, तू पहले से तैयार था? तो दूसरे आदमी ने बोला, क्या करे ब्रो, दादू का डर कुछ भी करवा सकता है, कहते हुए अपने हाथ में पकड़े शूट को बेड पर रख दिया और बोला, यार आकाश, मुझे समझ नहीं आता, आखिर तू ऐसा क्यों है? उद्धरण चिन्ह।
अपने सामने खड़े इंसान की बात सुनते ही आकाश अपनी नीली आंखों से उसे घूरने लगा। ये है आकाश रघुवंशी, हमारी कहानी के मुख्य नायक, जिनकी उम्र 28 साल है, दिखने में जितने हैंडसम और डीशिंग उतने ही खतरनाक भी। लड़कियां उसकी एक झलक के मर मिटती है, लेकिन इन्होंने आज तक किसी भी लड़की को अपनी नज़र उठाकर तक नहीं देखा। आकाश ने 22 साल की उम्र में अपने फैमिली बिजनेस को संभाल लिया था और इन 6 सालों में रघुवंशी कॉर्पोरेशन इंडिया की नंबर 1 डिज़ाइन कंपनी है। आकाश 6.5 इंच का सुडौल शरीर, 8 एब्स हैंडसमनेस की दुकान, लेकिन चेहरे पर हमेशा सिर्फ गुस्सा, जिस कारण सब उससे डरते थे। आकाश को खुद को घूरता देख उस आदमी ने डरकर वो बोला, अच्छा बाबा, सॉरी गलती हो गई, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। इतना कहकर वो आदमी शांत हो गया। आकाश को देखते हुए अपने मन में बोला, हे भगवान, ये खड़ूस बॉस तुझे मेरी ही जिंदगी में भेजना था, जो ना खुद कभी गर्लफ्रेंड बनाता है और ना मुझे बनाने देता है। लगता है मेरी पूरी जिंदगी मैं सिंगल ही रहूंगा। और ये है आदित्य गरेवाल, आकाश का बचपन का दोस्त और उसका पर्सनल असिस्टेंट, जो हमेशा आकाश के साथ रहता था। आदित्य का स्वभाव आकाश के बिल्कुल उलट है, ये सबसे मिलता जुलता था और मजाकिया था। 6.4 इंच हाइट, रंग गोरा, शार्प फीचर्स, हैंडसम और क्यूट, लेकिन आकाश से थोड़ा कम। आदित्य आकाश को उसके कमरे में छोड़कर चला गया। 5 मिनट में आकाश ने अपने फोन से आदित्य को मैसेज किया और अपने बंगले से बाहर निकल गया। 10 मिनट में उनकी कार राजवंशी पैलेस के बाहर खड़ी थी। आकाश के पीछे वाली गाड़ी से एक गार्ड निकलकर बाहर आया और उसने जल्दी से आकाश की कार का गेट खोला। आकाश फुल एटीट्यूड के साथ अपनी कार से नीचे उतरा और बिना किसी से कुछ बोले वो सीधा अंदर की तरफ जाने लगा। लेकिन उसके लिए वहां एक मुसीबत पहले से बैठी थी। जैसे ही वहां आई मीडिया वालों ने आकाश रघुवंशी को वहां देखा, सबके होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा बहुत कम था जब आकाश कहीं जाता था। सारे मीडिया वाले अपने अपने कैमरा और माइक लेकर आकाश के पहुंच गए। इससे पहले मीडिया रिपोर्टर्स आकाश के करीब पहुंच पाते, उससे पहले ही उसके गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया था। रिपोर्टर्स चिल्ला चिल्ला कर आकाश से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आकाश सबको इग्नोर करके बड़े आराम से पैलेस के अंदर जाने लगा। वो अभी जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आदमी रिपोर्टर की आवाज़ पड़ी। वो बोला, मिस्टर रघुवंशी, क्या ये अफवाह सच है कि आपको लड़कियां पसंद नहीं बल्कि लड़के पसंद है? क्या बाहर जो लोग कह रहे हैं कि आप गे हैं से सच है? उस आदमी की बात सुनकर आकाश के कदम एक जगह पर रुक गए। आकाश के रुकते ही रिपोर्टर्स में जो छेना झपटी हो रही थी अचानक से थम गई। आकाश बिना किसी एक्सप्रेशन के सबको देख रहा था। आकाश की नज़र उस रिपोर्टर पर जाकर रुक गई, जिसके ऐसा करते ही रिपोर्टर पूरा अंदर तक कांप गया। उसके पास खड़े दूसरे रिपोर्टर ने धीरे से उसके कान में कहा, अब तो तू गया बेटा, तूने जानबूझकर सोते हुए शेर को जगा दिया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कि आकाश कुछ करता, आदित्य ने उसे रोक लिया। आदित्य बोला, भाई समझ, आज तेरे छोटे भाई की शादी है, प्लीज आज कुछ मत कर। आदित्य की बात सुनकर आकाश रुक गया और पलटकर अंदर की तरफ जाने लगा। आकाश के जाते ही सबने एक गहरी सांस ली। तभी उनमें से एक बोला, बच गया आज, वरना आकाश रघुवंशी हमारा क्या हाल करता ये तो हमें भी नहीं पता। वही आकाश अंदर जाते हुए अपने गार्ड से बोला, उसका काम देख लो। आकाश के इतना कहते ही एक गार्ड अपना सर हाँ में हिलाकर चला गया। वही हमारी वाणी अपने हाथों में गुलाब की पंखुड़ियों की थाल पकड़े चले आ रही थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए अपना सर नीचे करके चले जा रही थी। खुद में मगन वाणी अपने सामने से आ रहे आदमी से टकरा गई और उसके हाथ में जो गुलाब की थाली थी उसकी सारी पंखुड़ियां उनके ऊपर गिरने लगी। यहाँ पूरा फिल्मी सीन चल रहा था। वाणी उस आदमी की बाहों में थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऊपर से माहौल को और रोमांटिक बनेट हुए गुलाब की पंखुड़ियां जो स्लो मोशन में उनके ऊपर गिर रही थी और बैकग्राउंड में गिटार प्ले हो रहा था। अचानक से गिरने के कारण वाणी की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और शायद यही हाल उसके सामने खड़े शख्स का भी था, जो इस समय वाणी की काजल से सनी आंखों में बिना अपनी पलकें झपकाए गोते लगा रहा था। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में? क्या आकाश सच में गे है? आखिर वाणी किससे टकराए और आखिर वाणी किसकी बाहों में है? और शादी में कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है? दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, इस बात से अनजान कि उनके पीछे खड़े आदमी शौक से अपना मुंह खोले खड़े उन्हें देख रहे थे। सबसे ज्यादा हैरान आदित्य था, जो अपना मुंह खोले अपने सामने आकाश को देख रहा था, जिसकी बाहों में इस समय एक लड़की थी। आदित्य खोए हुए ही बोला, क्या ये कोई सपना है?
आकाश की बाहों में एक लड़की, वो भी इतनी देर तक। तभी आदित्य के पास आदमी बोला, सर ये सच है। आदित्य बोला, भाई ये तो आज का हॉट टॉपिक है। लड़कियों से दूर रहने वाले आकाश रघुवंशी की बाहों में लड़की। आदित्य ने अपने हाथ को उठाते हुए कहा, वही आकाश वानी की आंखों में खोया हुआ था। उसके पूरे शरीर में अजीब से झंझनाहट हो रही थी। जब आकाश ने वानी को नहीं छोड़ा तो वानी अपने मन में बोली, ये डेविल मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है। उद्धरण चिन्ह। वानी ने अपना हाथ एकांश की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, ओ हेलो मिस्टर, छोड़ो मुझे, अब क्या अपनी गोद में उठाने का प्लान बना रहे हो। उद्धरण चिन्ह। वानी की आवाज से आकाश अपने होश में आया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सब उसे ही घूर रहे थे, तो आकाश ने वानी को सीधा खड़ा कर दिया और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, यू सिली गर्ल, तुम देखकर नहीं चल सकती क्या। उद्धरण चिन्ह। आकाश इतना बोल ही पाया था कि वानी का स्पीकर चालू हो गया। वानी अपनी एक उंगली आकाश के सामने करते हुए बोली, हेलो मिस्टर, मुझे कोई शौक नहीं तुम जैसे एकड़ू खड़ूस इंसान से टकराने का। एक तो खुद गलती और ऊपर से सॉरी बोलने के मैनर्स नहीं। वानी बिना रुके नॉनस्टॉप बोली जा रही थी, इस बात से अनजान कि वो किससे पंगा ले रही है। आकाश अपनी नीली आंखों से वानी को देख रहा था, लेकिन पता नहीं उसे वानी के ऊपर गुस्सा आने के बजाय उस पर प्यार आ रहा था। वानी आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने वानी को बुला लिया। वानी अपनी आंखों से आकाश को वार्निंग देते हुए वहां से चली गई। आदित्य जो चुपचाप खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो खुद से बोला, ये लड़की तो झांसी की रानी निकली, जिसने इस खड़ूस डेविल की बोलती बंद कर दी। आदित्य चलकर आकाश के पास गया और बोला, भाई क्या लड़की है, मेरा तो उस पर दिल ही गया। मतलब जिसके सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, उसे ये सुनाकर चली गई। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, जरूर इस लड़की में कुछ तो खास है। आदित्य बोल ही रहा था कि तभी आकाश की कोल्ड आवाज उसके कानों में पड़ी, मुझे ये लड़की चाहिए। आदित्य को आकाश की आंखों में उसके लिए कुछ अलग ही दिख रहा था। आकाश की बात सुनते ही आदित्य चिल्लाते हुए बोला, व्हाट, ये तो बोल रहा है। अपने मुंह पर हाथ रख के आदित्य आगे बोला, अनबिलीवेबल, भाई मुझे ना तू डॉक्टर के पास ले चल प्लीज। आदित्य की बकवास बातें सुन आकाश को गुस्सा आ रहा था। वो बोला, अगर अब तू चुप नहीं हुआ तो मैं तेरी जबान काट लूंगा। आकाश की बात सुनकर आदित्य डर गया और चुप हो गया। आदित्य अपने मन में बोला, हे भगवान, इसके जैसा दोस्त किसी को मत देना। आकाश खुद को नॉर्मल कर हॉल के अंदर चला गया। जैसे ही आकाश हॉल में एंटर हुआ, सबकी नज़र उस पर थम गई। ब्लैक कलर के कुर्ते के साथ सफ़ेद साफा जिसमें डायमंड जड़ा हुआ था, उसमें आकाश बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे में इस वक्त कोई भाव नहीं थे। अपना कठोर चेहरा लिए आकाश अपने दादू के पास चला गया। आकाश दादू के पैर छूकर बोला, आपके कहने पर मैं यहाँ आ गया। आकाश को वहां देखकर दादू और पापा दोनों खुश हो गए। जैसे ही अमन ने आकाश को देखा तो दौड़कर आया और आकाश के गले लग गया और बोला, भाई आखिर आप मेरी शादी में आ ही गए। अमन को खुद से अलग करते हुए आकाश बोला, अब तू बड़ा हो गया है, कम से कम अब तो छोटे बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर। जिस पर अमन बोला, अभी कहाँ, जब तक मेरे अपने बच्चे नहीं ही जाते तब तक मैं नहीं सुधरने वाला। उद्धरण चिन्ह। अमन की बातें सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन आकाश बिल्कुल शांत था। उसकी नजरें पूरे हॉल में घूम रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। तभी मंडप से पंडित जी आवाज आई, वर को मंडप में लाइए, मुहूर्त का समय हो चुका है। अमन जाकर मंडप में बैठ गया और आकाश वहां आए कुछ बिजनेसमैन से बातें करने लगा। दूर खड़ी लड़कियां आकाश को ताड़ रही थी। पहली लड़की अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, हाँ ये बंदा कितना हैंडसम है, काश मैं इसकी एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन पाती। तभी दूसरी लड़की आकाश को देखते हुए बोली, ओए ख्याली पुलाव बंद करो, अगर उसने ये सुन लिया ना तो रातों रात तुम्हें गायब करवा देगा, इतना खतरनाक है वो। पहली लड़की बोली, वो तेरे लिए खतरनाक होगा, मेरे लिए तो वो मेरा प्रिंस चार्मिंग है। कहते हुए वो मुस्कुराने रहा थी, जिसे सुन दूसरी लड़की ने कहा, तुझे पता है वो कौन है। उद्धरण चिन्ह। पहली लड़की बोली, नहीं, कौन है। कोट। दूसरी लड़की डरते हुए बोली, अरे डफर, ये आकाश रघुवंशी है, रघुवंशी कॉर्पोरेशन का सीईओ। बस इतना सुनना था। पहली लड़की के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वो डरते हुए बोली, तू शो है। जिस पर दूसरी लड़की बोली, 100% शो, और अगर इसे गुस्सा आया ना तो ये क्या कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी एक प्यारी सी आवाज आई, ओए तुम दोनों किसके बारे में बात कर रही हो, और ये रीमा इतनी डरी क्यों है। पहली लड़की का नाम रीमा था।
आवाज को सुनकर दोनों पीछे पलटी और बोली, क्या वानी, तू सामने से भी तो आ सकती थी, तूने डरा दिया हमें। वानी बोली, अच्छा वो सब छोड़ो और बताओ क्या हुआ, तुम किस बारे में बात कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। रीमा डरते हुए बोली, तुझे पता है, आकाश रघुवंशी भी शादी में आया है। वानी बोली, कौन वो बिजनेसमैन जिससे सब डरते हैं, जिसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता है। वानी आगे अपने मन में बोली, पता नहीं वो यहाँ क्यों आया है। उद्धरण चिन्ह। रीमा बोली, हाँ, तभी दूसरी लड़की जिसका नाम निशा था, वो बोली, तुम दोनों को पता उसे ना इंडिया का मोस्ट बैचलर बिजनेसमैन बोलते हैं। जिस पर वानी ने लापरवाही से कहा, और गुस्सैल और घमंडी का भी। निशा वानी को डांटते हुए बोली, ओए चुप कर, अगर उसने सुन लिया न तो आज की आज तेरी कब्र खुद जाएगी। जिसे सुन वानी थोड़ा डर गई। वो अपनी धीमी आवाज में निशा से बोली, वैसे वो महान इंसान है। कहा वानी अपने मन में बोली, ताकि मैं उससे दूर रहूं, क्या भरोसा कहीं मैंने उसे कुछ उल्टा सुलटा बोल दिया तो मेरा तो राम नाम ही सत्य। उद्धरण चिन्ह। अब बेचारी वानी को कौन बताए कि वो तो पहले ही इस डेविल से पंगा ले चुकी थी। निशा ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो रहा, ब्लैक कुर्ता वाला। निशा की उंगली के इशारे पर वानी जैसे ही देखती है, डर और शौक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसके गले से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। अपने सामने खड़े आकाश को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। वानी खुद को कोसते हुए अपने मन में बोली, वानी ये तूने क्या किया, जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो ये राक्षस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहते हुए वानी की शक्ल रोनी सी हो गई थी। वानी को देखते हुए निशा बोली, तुझे क्या हुआ, अचानक से तेरे हाव भाव क्यों बदल गए। उद्धरण चिन्ह। वानी रोनी जैसा बोली, कुछ नहीं। वानी अपने मन में बोली, बेटा अब तेरे पास एक ही रास्ता है, तू उससे बचकर रहियो, वरना पता नहीं तेरे साथ वो क्या करेगा। उद्धरण चिन्ह। वानी अभी भी आकाश को देख रही थी, तभी आकाश पलटने को हुआ, जिसे देख वानी तुरंत वहां से भागकर ऊपर चली गई। आकाश ने वानी को भागकर जाते हुए देख लिया, तो वानी को देखते हुए अपने मन में बोला, ये पागल लड़की हमेशा ऐसे भागते ही रहती है क्या। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। आकाश को खुद पता नहीं चला कि उसी पागल लड़की ने पहली ही नज़र में उसके दिल में अपनी जगह बना ली है। वानी भागते हुए साक्षी के कमरे में पहुंची। वानी को हौंफता देख साक्षी बोली, तुझे क्या हुआ जो ऐसे भागकर आ रही है। वानी ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और बोली, कुछ नहीं, वो पंडित जी तुझे नीचे बुला रहे हैं, चल जल्दी से वरना माँ की डांट पड़ेगी। इतना कहकर वानी ने साक्षी के सर पर गोल्डन कलर की चुनरी उड़ाई और उसे अपने साथ लेकर नीचे की तरफ चल दी। जैसे ही दुल्हन आई सबकी नज़र उस पर थम गई। आकाश भी अपनी पलकें झपकाए उसी तरफ देख रहा था। लाल शादी के जोड़े में साक्षी बहुत सुंदर लग रही थी, और ठीक उसके बगल में चल रही पीच कलर का लहंगा पहने वानी किसी अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। वानी को देखते ही आकाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। वही हाल शादी में आए सभी लड़कों का था। सब वानी को लालच भरी नजरों से देख रहे थे। जब आकाश ने ये देखा कि उसकी वानी को लड़के देख रहे थे, ये देखकर उसकी मुट्ठी कस गई। आकाश अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। तभी वानी ने अपनी नज़र उठाकर देखा, जिसकी नज़र सीधा जाकर आकाश से टकरा गई। वानी ने देखा आकाश उसे देख कर रहा था। ये देखते ही वानी ने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था, जिसे वानी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वानी ने साक्षी को ले जाकर मंडप पर बैठाया और खुद उससे थोड़ी दूरी खड़ी हो गई। वानी ने साइड दुपट्टा डाला था, जिससे उसकी पतली कमर साफ दिख रही थी। तभी एक आदमी वानी को गंदी नजरों से देखते हुए अपने दोस्त से बोला, यार क्या कमर है उसकी, काश मुझे एक बार छूने को मिल जाती तो मजा ही जाता। तभी उसका साथी बोला, अबे तू चिंता क्यों कर रहा है, आज रात हम उसी के साथ मस्ती करेंगे। इतना कहकर दोनों अपने होठों पर अपना अंगूठा फिराते हैं। इस बात से बेखबर कि दो जोड़ी नीली आंखों जो अब गुस्से में लाल हो चुकी थी, उन्हें घूर रही थी। आकाश ने अपना फोन निकाला और आदित्य को एक मैसेज भेज दिया। थोड़ी ही देर में वहां कुछ गॉड्स और उन दोनों आदमी को अपने साथ पकड़ कर ले गए। वहां भीड़ होने के कारण किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। आकाश अपनी सामने खड़ी वानी को देखते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा किसी को हक नहीं तुम्हें देखने का या तुम्हारे बारे में सोचने का। उद्धरण चिन्ह। शादी की रस्में चल रही थी। तभी वर्षा जी वानी के पास आई और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुन वानी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वहां से अंदर की तरफ चली गई। सब नीचे हॉल में थे, इसलिए पूरा पैलेस खाली था।
वानी गाना गुनगुनाते हुए आराम से चली जा रही थी। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला और जिससे एक हाथ बाहर निकला, जिसने वानी को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में खींच लिया। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर क्या है आकाश की सच्चाई? वानी के लिए आकाश का प्यार कौन सी बड़ी मुसीबत लाएगा? वानी को किसने कमरे के खींचा? क्या वानी बच पाएगी? वर्षा जी के कहने पर वानी कुछ सामान लेने गई थी, जहां कॉरिडोर से गुजरते वक्त किसी ने उसे पकड़कर एक अंधेरे कमरे में खींच लिया था। अचानक से खींचे जाने के कारण वानी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो डरते हुए बोली, कौन है? छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जैसे उसकी बात का सामने खड़े शख्स पर कोई असर नहीं पड़ा। वानी उसके कंधे तक आती थी। छोटी सी वानी का डर से बुरा हाल था। इससे पहले वानी कुछ करती, उस आदमी ने वानी के दोनों हाथों को ऊपर पकड़ के दीवार से सटा दिया और अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ने लगा, जिससे वानी अंदर तक सहम गई। वानी डरी हुई आवाज में बोली, प्लीज मुझे छोड़े दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहते हुए वानी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिससे वानी को अपने सामने खड़ा शख्स धुंधला दिखाई दे रहा था। वो अपनी नीली आंखों से वानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी मदहोश करने वाली आवाज में बोला, आज से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इतना कहकर उसने अपने लाल होठ वानी के गुलाबी होठों पर रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। वानी जो सदमे में चुपचाप खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। उसे सब कुछ ब्लैंक दिख रहा था। वही सॉफ्ट किस अब धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी थी। वानी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जब वानी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो वो खुद को छुड़ाने के लिए अपने सामने वाले इंसान के सीने पर अपने हाथ से मारने लगी। लेकिन वानी के मारने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने दोबारा से वानी के हाथ पकड़ लिए। जब उसे एहसास हुए कि वानी सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने वानी को होठों को छोड़ दिया। वो वानी की गर्दन पर किस करने लगा। वानी जो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। खुद को कंट्रोल करने के बाद वानी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस आदमी को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, सुअर कहीं कि छोड़ मुझे। वानी के इतना कहते ही उस आदमी ने किस करना बंद कर दिया। वो गुस्से से अपनी नीली आंखों से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था, जो इस समय खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। उस आदमी ने कहा, अब तुम चाहे मुझे सुअर बोलो या और कुछ, अब से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। इतना कहकर वानी के लिप्स पर जोर से बाइट करके कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वानी दीवार से सटे हुए ही नीचे बैठ गई और रोने लगी। वानी गुस्से में अपने होठों पर हाथ रगड़ रही थी। वो रोते हुए खुद से बोली, हमेशा सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उद्धरण चिन्ह। वानी कमरे में अंधेरा होने के कारण उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई थी। वानी अभी रो ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा, जिसमें साक्षी नाम फ्लैश हो रहा था। वानी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर कॉल उठाया। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से साक्षी गुस्सा करते हुए बोली, वानू तू कहाँ रह गई? कोर्ट। वानी बोली, बस 1 मिनट रुक, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर वानी फौरन उस कमरे से बाहर निकल गई और भागते हुए साक्षी के कमरे की तरफ चली गई। वही कुछ ही दूरी पर खड़ा आकाश वानी को भागकर जाते हुए देख रहा था। वानी साक्षी के कमरे में पहुंचकर जल्दी से अपना टचअप करती है, ताकि किसी को उसके रोने के बारे में पता ना चले। उसके बाद वही पास में रखे बॉक्स को उठाकर नीचे की तरफ चली गई। वानी नीचे पहुंची तो उसने देखा कि अभी फेरे चल रहे थे, जिसे देखकर उसकी जान में जान आई। उसने जाकर बॉक्स को वर्षा जी को दिया, चुपचाप खड़ी हो गई। आकाश नॉनस्टॉप वानी को देख रहा था, जिसे ऐसा करते देख आदित्य धीमे से उसके कान में बोला, अब तो बेचारी को घूरना बंद कर दे, तू ऐसे में बिल्कुल छिछोरा लग रहा है। आकाश आदित्य को घूरने लगा, जिस पर आदित्य वहां से निकलते हुए बोला, बेटा पतली गली से निकल ले, वरना आज तुम्हें शहीद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर आदित्य जाकर वानी के पास खड़ा हो गया। आदित्य अपना सर वानी की तरफ झुकाते हुए बोला, क्या आप भाभी की फ्रेंड है? वानी ने एक नज़र आदित्य को देखा जो क्यूट दिख रहा था। वानी बोली, हाँ, और दोबारा से सामने की तरफ देखने लगी। आदित्य आगे बोला, इसका मतलब तो आप हमारी साली हुई। वानी कंफ्यूज नजरों से आदित्य को देखने लगी। वो बोली, और वो कैसे? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अमन आपका कौन है? कोर्ट। वानी बोली, जीजू। आदित्य बोला, और मैं आदित्य का भाई, तो मैं हूँ ना आपका जीजू, और आप हमारी साली। वानी को आदित्य की बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, हाँ और कुछ? आदित्य बोला,
तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इससे आगे आदित्य कुछ बोलता उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक का एहसास हुआ। उसने देखा आकाश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। भाई जिसे देख आदित्य को डर लगने लगा। इससे पहले आदित्य कुछ बोलता, कुछ लड़कियां भागते हुए वानी के पास आई और उसे घेर कर खड़ी हो गई। तभी उनमें से एक लड़की बोली, वानू सारी रस्में हो गई है, चल ना, हम जूते भी तो चुराना है। जिसे सुनकर वानी की आंखों में चमक आ गई। वानी चहकते हुए बोली, अरे हाँ, काम के चक्कर में तो मैं ये भूल ही गई थी, चलो चलो। इतना कहकर वानी खुशी से उछलते हुए बाकी की लड़कियों के साथ चली गई। वही आदित्य अपना का हाथ अभी भी हवा में ही था। उसने जल्दी से अपना हाथ जेब में डाला और वहां से निकल गया। आकाश दूर खड़ा वानी के ऊपर नजर रखे था। वानी बीच में बैठी थी, उसके चारों तरफ लड़कियां बैठी थी। वानी ने एक नज़र अमन को देखा और सब लड़कियों को अपना प्लान बताने लगी। वानी की बात खत्म होती ही सारी लड़कियां अपने अपने काम में लग गई। वानी मुस्कुराते हुए बोली, अब आएगा असली मजा। वानी अपने हाथ मलते हुए बोल रही थी। शादी पूरी हो चुकी थी। साक्षी और अमन ने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो जाकर आराम से एक चेयर पर बैठ गया। साक्षी भी उसके साथ बैठी थी। वानी अपनी सहेलियों के साथ उनके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते जीजू। अमन मुस्कुराने लगा। वो पहले से ही वानी को जानता था। तभी निशा बोली, वैसे जीजू आपको हमारी साक्षी कैसी लगी? कोट। अमन साक्षी को देखकर बोला, बहुत प्यारी। ऐसे ही सब मिलकर बातें करने लगे। वही वानी सबसे छुपकर नीचे बैठ गई। उसने धीमे से अमन के पैर उठाए और उनसे जूतियां निकाल ली। अमन शौक होकर वानी को देख रहा था, जो अपने हाथ में पकड़ी जूतियों को लेकर नाच रही थी। वो इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। वही वानी की इस हरकत पर सब हंस रहे थे। आकाश भी ये देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, ये पूरी पागल है, पता नहीं मैं इसे कैसे संभालूंगा। उद्धरण चिन्ह। अमन बोला, साली साहिबा जी आपने चीटिंग की है। वानी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर बोली, मेरे प्यार जीजू, प्यार और जंग में सब जायज है, और फिर तो ये हमारा हक है। वानी ने वहां खड़ी लड़कियों से चिल्लाकर पूछा, क्यों गर्ल्स, आई एम राइट? जिस पर सारी लड़कियां एक साथ बोली, यस। चारों तरफ खुशी का माहौल था। वानी को देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। वानी मुस्कुराते हुए बोली, अब अगर आपको ये जूती चाहिए तो आपको हम सबको हमारा नेक देना होगा। तभी आदित्य अमन के पास आकर बैठते हुए बोला, अच्छा जी ठीक है, फिर तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। आदित्य मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर वानी का मुंह बन गया। आदित्य को देख अमन बोला, आदि भाई, आखिर आप आ ही गए, अपने छोटे भाई का साथ देने। आदि ने अमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ छोटे, आखिर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। वानी अपने मन में बोली, ये चिपकू फिर से आ गया। वानी को मुंह बनाते देख आदित्य को हंसी आ गई। तभी अमन बोला, अच्छा तो बताए आपको क्या चाहिए। वानी बोली, हम पूरे साथ साथ हैं, अब आप बताया आप हमें क्या देंगे। उद्धरण चिन्ह। अमन सोच में पड़ गया। वही वानी ने साक्षी को आंख मार दी। आकाश दूर खड़ा सब देख रहा था। तभी दादू अमन में पास जाकर बोले, जाओ तुम उनकी हेल्प करो, वरना दोनों पता नहीं क्या बेवकूफ़ी कर बैठे। उद्धरण चिन्ह। दादू के कहने की देर थी बस। आकाश ने अपना सर हाँ में हिलाया और सबकी तरफ चला गया। दादू हैरानी से आकाश को देख रहे थे। वो अपने मन में बोले, क्या बात है, आज जनाब ने एक ही बार में हमारी बात मान ली। आकाश को अपनी तरफ आते देख सारी लड़कियां तो खुशी से उछलने लगी। आखिर उन्हें पास से उसे देखने का मौका जो मिल रहा था। आकाश बिना किसी एक्सप्रेशन के उनके पास जाकर बैठ गया। आकाश को देखकर वानी थोड़ा डर गई। वो अपने दुपट्टा के एक छोर को पकड़कर खुद से बोली, ये डेविल यहाँ क्यों आ गया, अब तो पक्का हमें कुछ नहीं मिलने वाला। कहते हुए वानी का मुंह उतर गया। वही सारी लड़कियां आकाश से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सबको इग्नोर कर आकाश ने वानी से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। आकाश का सवाल सुनकर सब चौंक गए। वानी सवालिया नजरों से आकाश को देखने लगी और बोली, क्या? उद्धरण चिन्ह। आकाश ने दोबारा से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसकी आवाज इतनी रौबदार थी कि वहां बैठी सारी लड़कियां डर गई। लेकिन हमारे आदि को तो अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। वानी थोड़ा डरते हुए बोली, वानी, वानी शर्मा। वानी का नाम जैसे आकाश के कानों में मिश्री का काम कर रहा था। आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश बोला, तो वानी जी, बताइए जूतों के बदले आपको क्या चाहिए? वानी आकाश को घूरते हुए अपने मन में बोली, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मेरे कहने पर अपनी जान भी मुझे दे देंगे।
वही आकाश अपने मन में बोला, तुम एक बार कहकर तो देखो, अपनी जान भी तुम्हें दे दूंगा। वानी कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, आपको जो देना हो। आकाश बोला, ठीक है, तो आप सबके लिए हमारी तरफ से एक दिन की फ्री शॉपिंग, आप सबको जो लेना हो ले सकती है। आकाश की बात सुनकर सारी लड़कियां खुश होते हुए बोली, क्या कुछ भी। आकाश बोला, आकाश रघुवंशी अपनी बात दोहराता नहीं। वही वानी अपने मन में बोली, घमंडी कहीं के, यहाँ भी अपने पैसों का रौब झाड़ रहे हैं। उसके बाद वानी ने अमन के जूते उसे वापस दे दिए। सारी रस्में होने के बाद अब विदाई बाकी रह गई थी। वर्षा जी साक्षी का सामान पैक कर रही थी। वही साक्षी अपना मुंह फुलाकर बैठी थी। साक्षी वानी से बोली, वानी यार चल ना तू मेरे साथ। वानी साक्षी को समझाते हुए बोली, ससुराल तेरा है, मैं वहाँ क्या करूँगी। साक्षी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, अगर तू मेरे साथ नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इतना कहकर साक्षी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वानी ने लाचारी से वर्षा जी की तरफ देखा, जो बोली, वानी चली जाओ ना तुम भी इसके साथ, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। वानी उदास होकर बोली, लेकिन माँ आप तो सब जानती है। वर्षा जी ने वानी के गाल पर हाथ रखकर कहा, तू बस अपना फैसला बता, बाकी का मैं देख लूंगी। वानी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, मैं चली तो जाऊं, लेकिन वो डेविल भी तो वही रहता है। साक्षी धीमे से बोली, जिस डेविल की तू बात कर रही है उसका अलग से एक मेंशन है और वो वही रहता है, इसलिए तू बेफिक्र हमारे साथ चल सकती है। साक्षी की बात सुनकर वानी के पास पर मुस्कान आ गई। वो बोली, सच्ची। साक्षी अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, सच्ची। वानी कुछ सोचने लगी। तो क्या होगा वानी का फैसला, क्या वो जाएगी साक्षी के साथ आकाश के परिवार में। आकाश आगे क्या करने वाला है, क्या होगा जब आकाश को पता चलेगा कि वानी भी उसके घर आने वाली है। साक्षी वानी से अपने साथ चलने की जिद कर रही थी, जिस पर वानी कुछ सोचने लगी। साक्षी क्यूरियस होकर वानी को देख रही थी। तभी वानी बोली, ओके। वानी का इतना बोलना ही था कि साक्षी ने उसे कसके गले लगा लिया। साक्षी खुश होते हुए बोली, तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू मेरी जान। वानी साक्षी को खुद से अलग करते हुए बोली, ठीक है, अब इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं। तभी वानी परेशान होकर बोली, लेकिन मेरे पापा को कौन मनाएगा, अगर वो मान भी गए तो फिर माँ। जिस पर वर्षा जी बोली, हमने भाई साहब से बात कर ली है और उन्होंने आपको परमिशन भी दे दी है। वर्षा जी की बात सुनकर दोनों लड़कियां खुशी से उछल लगी। वर्षा जी बोली, साक्षी अब आपकी शादी हो गई है, कम से कम अब तो बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दे। साक्षी अपना मुंह बनाकर बोली, क्या मम्मा। वर्षा जी ने अपना सरना में हिलाया और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, इनका कुछ नहीं हो सकता, कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। वानी बोली, यार पापा का तो ठीक है लेकिन माँ। तभी कमरे में वानी के पापा आए और बोले, बेटा इन माँ बेटी की चिंता तुम मत करो, तुम बस आराम से जाओ और हाँ वहाँ किसी को परेशान मत करना। वानी जल्दी से जाकर अपने पापा के गले लग गई और बोली, थैंक यू पापा। जिस पर शर्मा जी बोले, चलो अब ये सब छोड़ो और जाकर अपना सामान पैक कर लो, विदाई होने ही वाली है। वानी बोली, हाँ मैं अभी जाती हूँ। वानी साक्षी की तरफ पलटी और बोली, मिसेज रघुवंशी, चलिए तो अब हम आपके ससुराल में मिलते हैं। इतना कहकर वानी साक्षी के कमरे से चली गई। वही थोड़ी दूरी पर वानी की माँ और उसकी सौतेली बहन खड़ी थी, जो गुस्से और नफरत से वानी को देख रही थी। मिसेज शर्मा अपने दांत पीसते हुए बोली, इस लड़की को परेशान करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये फिर भी अपने लिए खुशी ढूंढ ही लेती है। जिसे सुन तनु बोली, बस कुछ दिन और माँ, फिर इस मनहूस से हमारा पीछा छूट जाएगा। मिसेज शर्मा अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए बोली, बस कुछ दिन और, इतना कहकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद सभी लोग पैलेस के बाहर खड़े थे। साक्षी वर्षा जी से गले लगकर रो रही थी। वर्षा जी ने साक्षी के सर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। वो उदास दिख रही थी। वही साक्षी को रोते देख अमन भी इमोशनल हो गया। साक्षी अमन के साथ कार में बैठ गई। उसके बाद रघुवंशी फैमिली भी सबसे मिलकर वहां से निकल गई। थोड़ी देर पहले जहां पैलेस में चहल पहल थी, अब वहां उदासी छाई थी। धीरे धीरे सारे गेस्ट भी वहां से चले गए। वही कार में साक्षी बार बार अपने फोन को देख रही थी। साक्षी परेशान होकर बोली, यार ये वानू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। कोट अमन जो साक्षी को देख रहा था, उसने साक्षी के हाथ से उसका फोन छीन लिया और बोला, वो आ जाएगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। इतना कहकर अमन साक्षी का सर अपने कंधे पर टिका लेता है।
साक्षी थकी हुई थी, इसलिए उसे भी जल्दी नींद आ गई। अमन जब देखता है साक्षी को रही है तो उसके माथे पर किस कर देता है। 5 घंटे बाद जोधपुर में रघुवंशी पैलेस, एक बड़े से महल को दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया था। तभी बड़े से गार्डन से होकर कुछ गाड़ियां महल के अंदर जा रही थी। साक्षी कार की विंडो से बाहर खूबसूरत गार्डन को देख रही थी, जिसमें बहुत सारे सुंदर फूलों के पेड़ पौधे लगे थे। सारी गाड़ियां लाइन से महल के सामने आकर रुकी और रघुवंशी फैमिली बाहर उतरकर महल के अंदर चली गई। सबके उतरने के बाद बीच वालिका से साक्षी और अमन उतरे। साक्षी अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर महल की खूबसूरती देख रही थी। बाहर खड़े नौकर साक्षी को देख रहे थे। तभी उनमें से एक नौकरानी बोली, हमारी छोटी मालकिन कितनी सुंदर है, जैसे आसमान से उतरी परी हो। जिस पर दूसरी नौकरानी बोली, हाँ बिल्कुल हीरा लगे से हीरा। अमन और साक्षी दोनों जाकर महल के दरवाजे पर खड़े हो गए। तभी अंदर से एक औरत, जिनके हाथ में पूजा की थाल थी, वो चलकर उनका पास आई। हरे रंग की राजस्थानी लिबाज वो बहुत सुंदर लग रही थी। ये अमन और आकाश की माँ निर्मला रघुवंशी थी। मुस्कुराते हुए वो अमन और साक्षी के सामने खड़ी हो गई। उनके पीछे कुछ औरतें और नौकर खड़े थे। निर्मला जी मुस्कुराते हुए बोली, अमन आखिर आप हमारी प्यारी बहू को ले ही आए। जिसे सुनकर साक्षी शर्मा गई। निर्मला जी जैसे ही उनकी आरती उतारने वाली थी, पीछे से किसी की भारी आवाज आई, ये कहाँ का नियम है, बड़ी बहू का गृह प्रवेश हुआ नहीं और छोटी बहू का होने लगा। आवाज को सुनकर सब चौंक गए। तब दादू और बाकी सभी आवाज को सुनकर दरवाजे के पास आ गए थे। सभी ने एक दरवाजे के बाहर देखा, जहां आकाश खड़ा था, जिसके साथ एक लड़की थी। सुंदर सा मेहरून रंग का लहंगा पहने वो परी जैसे सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे में अलग ही तेज था, सुंदर चेहरा जिस पर सबकी नजर थमी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो मोम की गुड़िया हो। अमन, साक्षी और निर्मला जी के साथ वहां खड़े सभी लोग अपने पीछे का नजारा देखकर बर्फ से जम गए। वहां चारों तरफ पिनड्रॉप साइलेंस छा गया। सब बिना अपनी पलकें झपकाए आकाश और उसके बगल में खड़ी लड़की को देख रहे थे, जिसके गले में वरमाला थी और वो अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी थी, जिसके चेहरा मुरझाया लग रहा था। तभी आकाश ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर अमन और साक्षी के बगल में खड़ा हो गया। इस समय उसके चेहरे पर इस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आकाश एक लड़की के साथ देखकर सबको 880 वोल्ट का झटका लगा था। किसी के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी और कुछ तो उस लड़की की खूबसूरती में खोए थे। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक दादू की आवाज आई, आकाश ये सब क्या है? वो गुस्से और शौक दोनों दिख रहे थे। आखिर हो भी क्यों ना, जिस आदमी ने कभी किसी लड़की की तरफ नजर भर उठाकर नहीं देखा, जिसे शादी के नाम से ही नफरत थी, वो अचानक से शादी करके सबके सामने खड़ा था। तभी दादू की बात पर आकाश जवाब देते हुए कहा, दादू ये मेरी धर्मपत्नी है और आपकी बड़ी बहू। निर्मला जी के गले से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी, वो गुस्से और नफरत से उस लड़की को घूर रही थी। आकाश आगे बोला, आप ही तो कहते थे शादी कर लो, तो आज मैंने कर ली। आकाश के चेहरे को देखकर समझ पाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उन सबसे ज्यादा हैरान तो साक्षी थी। वो आकाश के बगल में खड़ी दुल्हन को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। साक्षी हैरानी से खुद से बोली, वानु, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब से उसकी जेठानी है। ये लड़की वानी ही थी जिससे आकाश शादी करके लाया था। माहौल को गर्म होता देख दादू बोले, निर्मला, बहुओं का गृह प्रवेश कराए, वो बाहर खड़ी थक गई होगी। इतना कहकर दादू अंदर चले गए। निर्मला जी गुस्से में वानी को घूर रही थी। वही डरी सहमी खड़ी वानी कांप रही थी, जिसे देखकर आकाश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आकाश की बात सुनकर वानी आकाश की तरफ देखने लगी, जिससे दोनों की नजरें आपस में टकरा गई और वानी का दिल जोर से धड़कने लगा। अमन उन दोनों को देखकर बहुत खुश था। वो अपने मन में बोला, फाइनली भाई ने शादी कर ली, अब मेरे पास भी भाभी होगी, वो भी क्यूट भाभी। साक्षी वानी को देखते हुए अपने मन में बोली, वानू ने बड़े भैया से शादी क्यों की, जबकि वो तो उनके नाम भी दूर भागती थी। साक्षी कंफ्यूज थी, लेकिन अपने मन में चल रहे सवालों को उसने अपने अंदर ही दबाए रखा। निर्मला जी बिना मन के उनका गृह प्रवेश कराती है। दोनों बहुएं हॉल में पहुंचकर सभी बड़ों का लेती है। जब वानी निर्मला जी के पैर छूने गई तो वो 2 कदम पीछे हो गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है।
लेकिन आकाश के सामने उनकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। वही सारे रिश्तेदार इसी बात की गॉसिप करने में लगे थे। सब हैरान थे आकाश के शादी करने से। तभी अमन बोला, माँ और कितनी रस्में बाकी है, मैं थक गया हूँ। निर्मला जी बोली, बस बेटा कुछ रस्में और उसके बाद मंदिर में पूजा करनी है, उसके बाद तुम जाकर आराम कर सकते हो। उसके बाद निर्मला जी साक्षी के पास गई और उससे प्यार से बोली, चलो बेटा हमारे साथ। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी साक्षी वानी से बोली, वानू। उसके इतना कहते ही सब साक्षी को देखने लगे। तभी साक्षी अपनी बात को सुधारते हुए बोली, भाभी आप भी चलिए हमारे साथ। साक्षी की बात सुनकर वानी उसे घूर कर देखने लगी। वानी सपने मन में बोली, साक्षी की बच्ची इतनी जल्दी रिश्ता भी बदल दिया। तू मिल मुझे, मैं तुझे बताती हूँ, भाभी की बच्ची। कहने के बाद वानी अपना सर हाँ में हिलाकर साक्षी के पीछे चली गई। कुछ ही देर में सारी रस्में हो गई। दोनों ने जाकर मंदिर में आशीर्वाद में पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। तभी निर्मला जी साक्षी के गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोली, अब जाओ बेटा जाकर आराम करो, तुम थक गई होगी। निर्मला जी ने वही पास में खड़ी नौकरानी को इशारा किया तो साक्षी बिना कुछ बोले उसके पीछे चली गई। उसके बाद निर्मला जी वानी के पास आई और बोली, आखिर कैसे फंसाया तुमने मेरे बेटे को। वो वानी को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। निर्मला जी आगे बोली, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर लड़कों को फंसाकर उनकी दौलत पर ऐश करना यही आता है तुम्हें। लेकिन तुम एक बात सुन लो, भले ही तुम आकाश की पत्नी बन गई हो लेकिन रघुवंशी खंडन की बहू कभी नहीं बन पाओगी। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। निर्मला जी की कठोर बातें सुनकर वानी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। निर्मला जी वानी को मंदिर में अकेला छोड़कर चली गई। उनके जाते जी वानी नीचे फर्श पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। वो रोते हुए खुद से बोली, आखिर में ही क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। उद्धरण चिन्ह। वानी रो रही थी। तभी पीछे से किसी ने आकर वानी के कंधे पर हाथ रखा, जिससे वानी सहम गई। वानी पीछे पलटी तो उसने देखा दादू अपने एक हाथ में छड़ी पकड़े उसके पास खड़े थे। दादू को देखकर वानी ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी होकर बोली, वो दादाजी, हमें अपने घर की याद आ गई थी। इससे आगे वानी कुछ बोलती। दादू बोले, आपको हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, हमने सब सुन लिया है। दादू की बात सुनकर वानी अपना सर नीचे झुका लेती है। दादू बोले, हमें नहीं पता आप दोनों की शादी कैसे हुई, किस मजबूरी से, लेकिन आप हमारे घर से बड़ी बहू हैं और हमारे खड़ूस आकाश की पत्नी। दादू रुककर आगे बोले, और हमारी पोता बहू। दादू की बात सुन वानी उन्हें देखने लगी। दादू बोले, शायद सबको तुम्हें अपनाने में टाइम लगे, लेकिन तुम हार मत मानना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर दादू वानी के सर पर हाथ फेरते हुए आगे बोले, बेटा आकाश बुरा नहीं है। हाँ, कभी कभी उसकी हरकतें सबको डराने वाली होती है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। धीमे धीमे तुम सब समझ जाओगे। वानी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जिसके जवाब उसे चाहिए थे। कुछ देर शांत रहने के बाद वानी अपनी रुवासी आवाज में बोली, दादू हमें माफ कर दीजिए, हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जिस पर दादू बोले, बेटा तुम क्यों माफी मांग रही हो जब तुमने कुछ किया ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, तुम अपने और आकाश के रिश्ते को एक चांस जरूर दो। इतना कहकर दादू पास में खड़े नौकर को वानी को आकाश के कमरे तक छोड़ने का बोलकर चले गए। वानी दादू को जाते हुए देख रही। उसके बाद वो नौकर के साथ चली गई। नौकर ने वानी को एक बड़े सी कॉरिडोर के सामने छोड़ते हुए बोला, अब आपको इसके आगे खुद जाना होगा, क्योंकि हमारा वहां जाना मना है। इतना कहकर नौकर वहां से चला गया। वानी डरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे डर लग रहा था कि आकाश उसके साथ क्या करेगा। वानी के दिमाग में अभी भी आकाश की कई सारी बातें घूम रही थी। वो डरते हुए आकाश के कमरे के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अपने सामने का नजारा देखकर वो शॉक रह गई। तो आगे की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी? क्या है वानी और आकाश की शादी का राज? आखिर क्यों की वानी ने आकाश से शादी? क्या रघुवंशी फैमिली वानी को अपनाएगी? आखिर वानी ने कमरे में क्या देखा जिसे देखकर वो शॉक रह गई?